जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीएस के 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएँ कहाँ बनती हैं? आपको बताना है मनुष्य के शरीर में आरबीसीज का, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण कहाँ होता है या कहाँ पर बनती हैं। आपके ऑप्शन है यकृत में, ऑप्शन बी है गुर्दे में, दिल में या अस्थि मज्जा में। तो दोस्तों, रेड ब्लड सेल्स का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन आपका डी सही है। रेड ब्लड सेल्स के संबंध में एक प्रश्न पूछता है कि आरबीसी का जीवन काल कितने समय तक होता है? तो स्तनधारियों में रेड ब्लड सेल्स का जो जीवन काल होता है वह 120 दिन होता है, जबकि मेढक में 100 दिन होता है। इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है ऑक्सीजन तथा थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना या गमन करना। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? आपको बताना है प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताएं जो थी, तो उसके अनुसार जो है भारतवर्ष को उस समय क्या पुकारा जाता था? दोस्तों, उस समय जो है भारत को जम्बू द्वीप कहते थे। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार जो है भारत उस समय जो है जम्बू द्वीप का खंड हुआ करता था। इसके अतिरिक्त यूनानियों ने भारत को जो है इंडिया शब्द से पुकारा है, इंडिया कहा, और अनुश्रुतियों के अनुसार राजा भरत के नाम पर भारत का नाम जो है भारतवर्ष कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईने अकबरी किसने लिखी है? आपको बताना है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? फैजी द्वारा, बीरबल द्वारा, अबुल फजल द्वारा या मुल्ला दो प्याजा द्वारा। दोस्तों, आईने अकबरी जो है ये अकबरनामा का पार्ट है और अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। अबुल फजल जो है अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके अतिरिक्त कुछ प्रमुख और नवरत्नों में विद्वान थे, जैसे बीरबल हैं, फैजी हैं, मुल्ला दो प्याजा है। ये सभी जो है अकबर के ही दरबार में रहा करते थे। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आपको बताना है इनमें जो है एफडीआई का फुल फॉर्म कौन सा है? फास्ट डेवलपिंग इंडिया, फार्मर डिप्लोमेट ऑफ इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डिजिटल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। हिंदी में इसका मतलब होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जब जो है किसी देश की कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर के निवेश करती है तो यह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहलाता है। दो तरह का होता है, एक होता है इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और एक होता है आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौरी चौरा घटना कब घटित हुई थी? आपको बताना है इसमें से चौरी चौरा घटना या चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1932 को, 5 फरवरी 1921 को, 5 फरवरी 1930 को। दोस्तों, ऑप्शन इसमें ए सही होगा, 5 फरवरी 1922 को। चौरी चौरा घटना जो है 5 फरवरी 1922 को घटित हुई थी, जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले कुछ लोगों ने अप्रत्याशित रूप से गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर, जो वहाँ की स्थानीय पुलिस थी, स्थानीय थाना था, उसमें जो है आक्रोशित होकर के थाने में आग लगा दी और 22 पुलिसकर्मी जो है जिंदा जल करके मर गए थे। इस घटना को जो है चौरी चौरा घटना कहा गया, चौरी चौरा कांड कहा गया। और इससे आहत होकर के महात्मा गांधी जी ने जो है असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया था, स्थगित कर दिया था। तो प्रश्न के अनुसार आपका जो है ऑप्शन ए सही होगा, 5 फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? आपको बताना है भारतीय परमाणु ऊर्जा के जनक कौन है? तो एस ए बोस, एच जे भाभा, एस चंद्रशेखर या एस एस भटनागर। तो दोस्तों, इसमें जो है एच जे भाभा होगा, होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। डॉक्टर भाभा ने 1944 में टाटा परमाणु ऊर्जा पर शोध करने के लिए आर्थिक सहायता मांगी थी। इसके बाद जो है टाटा ने 1945 में टाटा फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी, और भारत सरकार द्वारा जो है परमाणु ऊर्जा में जो है प्रोत्साहन देने के लिए 1948 में परमाणु ऊर्जा संस्थान की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र की गहराई नापने वाला यंत्र कौन सा है? आपको बताना है समुद्र की गहराई जो है किस यंत्र के द्वारा मापी जाती है? फैदोमीटर से, ग्रेविमीटर से, हाइड्रोमीटर से या हाइड्रोफोन से। समुद्र की गहराई मापने वाला जो यंत्र है वह है फैदोमीटर।
फायदोमीटर महासागरीय गहराई यह जो है समुद्र की गहराई मापने के प्रयोग में आता है। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति का मापन करता है। हाइड्रोमीटर जो होता है आपका, हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव घनमापी या जो है आप कह सकते हैं द्रव के अपेक्षित घनत्व को जो है हाइड्रोमीटर से ज्ञात करते हैं। और हाइड्रोफोन जो होता है वो वायुमंडल की और जो है हाइड्रोफोन जो होता है वह ध्वनि पानी के भीतर ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर के अतिरिक्त एक प्रश्न आता है हाइग्रोमीटर का, वह जो है हाइग्रोमीटर का प्रयोग वायुमंडल की आर्द्रता को ज्ञात करने के लिए करते हैं। हाइड्रोफोन पानी के भीतर जो है ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेट बॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं। आपको बताना है कि नेट बॉल के एक पक्ष में जो है कितने खिलाड़ी होते हैं। ऑप्शन है आपके ए 7, बी 15 और सी 11, डी 18। दोस्तों नेट बॉल में एक पक्ष में जो है 7 खिलाड़ी होते हैं, एक तरफ 7 खिलाड़ी नेट बॉल के खेल में खेलते हैं। इसके अतिरिक्त वाटर पोलो कबड्डी में भी 7 खिलाड़ी जो है एक तरफ खेलते हैं। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं। खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी। जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी। पोलो में 4 खिलाड़ी और वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी खेलते हैं। नेट बॉल जैसे प्रश्न के अनुसार नेट बॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। इसके अतिरिक्त 7 खिलाड़ी वाटर पोलो और कबड्डी में भी होते हैं। ये जो है एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या होती है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। आपको बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा या विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें सी सही होगा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। साधारणतः उस व्यक्ति को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है। मुख्यमंत्री ही शासन का प्रमुख और मंत्रिपरिषद की बैठकों की जो है अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद के निर्णयों को भी मुख्यमंत्री ही जो है राज्यपाल तक पहुंचाता है। जब कभी राज्यपाल कोई बात मंत्रिपरिषद तक पहुंचाना चाहता है तो वह मुख्यमंत्री के द्वारा ही जो है अपनी बातों को मंत्रिपरिषद तक पहुंचाता है। और जो है राज्यपाल के सारे अधिकारों का प्रयोग भी जो है मुख्यमंत्री करता है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन सी सही होगा, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है। आपको बताना है त्रिरत्न जो है किस धर्म से संबंधित है। पारसी धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। तो त्रिरत्न दोस्तों जो है जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से संबंधित जो त्रिरत्न है उसमें सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक आचरण अथवा सम्यक चरित्र है। और जो है बौद्ध धर्म में आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक का उल्लेख बौद्ध धर्म में किया गया है। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा, जैन धर्म। इन ए फ्री स्टेट आपको बताना है इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन हैं। सलमान रुश्दी, अरुंधति रॉय, अरविंद अधिका या BS नॉयपॉल। दोस्तों ऑप्शन आपका जो है इन ए फ्री स्टेट का BS नॉयपॉल है। ऑप्शन इसमें डी सही होगा। सलमान रुश्दी की एक प्रसिद्ध जो है पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, एग्जाम्स में पूछ सकता है आपसे, याद रखिएगा। अरुंधति रॉय की है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय जी ने लिखी है। इसके अतिरिक्त अरविंद अधिका की है वाइट टाइगर। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा। इन ए फ्री स्टेट के लेखक BS नॉयपॉल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12वां प्रश्न है आपका डॉल्फिन का वर्गीकरण किस जीव के रूप में किया गया है। तो डॉल्फिन जो है स्तनी के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है और डॉल्फिन का भारत का जो है राष्ट्रीय जलीय जीव भी घोषित किया गया है। तो ऑप्शन इसमें डी होगा, यह एक स्तनधारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका DPT वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। आपको बताना है कि DPT जो है होता है टीका, उसे किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों होता है डी से, मैं बता देता हूँ इसका फुल फॉर्म क्या होता है। डिप्थीरिया होता है, उसके बाद P से होता है पर्ट्यूसिस, T से होता है टेटनस। हिंदी में यदि बात करें तो इसका मतलब होगा डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। यहाँ पर जो है काली खांसी दोस्तों लिखना मैं भूल गया था, बस समझ लीजिएगा आप लोग। तो ऑप्शन इसमें ए होगा। इन्हीं तीनों के लिए जो है DPT वैक्सीन का प्रयोग इन तीनों बीमारियों के लिए किया जाता है। तो
अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो अमेजन, नील नदी, कांगो या नाइजर, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कांगो नदी। कांगो नदी को जैरे के नाम से भी जानते हैं। अफ्रीका की जो है बहुत ही बहुत ही प्रमुख नदी है। 4700 किलोमीटर की दूरी तक तय करने वाली ये जो है नदी है। पश्चिम मध्य अफ्रीका की सबसे विशाल और नील नदी के बाद यह अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी मानी जाती है, और यही एक नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। हीलियम के नाभिक में होते हैं, आपको बताना है हीलियम के नाभिक में होते हैं केवल 1 प्रोटॉन होता है, केवल 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, 1 प्रोटॉन और जो है 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रश्न के अनुसार दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन मिलकर के हीलियम की द्रव्यमान संख्या बनाते हैं जो 4 हो जाती है, और इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है। द्रव्यमान संख्या जो है नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को कहते हैं, जबकि परमाणु संख्या जो है इलेक्ट्रॉनों अथवा जो है प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो प्रोटॉन इसमें 2 होंगे तो यह जो है परमाणु संख्या होगी आपकी, और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या होगी। और यदि बात करेगा जो है द्रव्यमान संख्या की तो वह 4 होगी, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन इसमें सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, आपको बताना है ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में या जो है वाष्प में? तो दोस्तों ध्वनि का वेग सर्वाधिक जो है ठोस में होता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा, ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको बताना है इनमें से जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन डी सही होगा, ऑक्सीजन या O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं होती। इसके अतिरिक्त जो है NO2, CO2, CH4 ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैस एक प्राकृतिक जो है या ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे ग्रीन हाउस गैसेस जो है वह होती हैं जो तापमान को, वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं। सामान्य रूप से ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, ये प्रक्रिया ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है, जिसके द्वारा जो है किसी भी ग्रह उपग्रह के जो वातावरण में है उसमें उसके ताप में अपेक्षाकृत वृद्धि हो जाती है। और विश्व भर में जो तापमान बढ़ रहा है इस समय, उनको बढ़ाने के पीछे जो है कुछ गैसें हैं, जैसे NO2 है, CO2 है, CH2 है, CH4 है, O3 है, और कार्बन डाइऑक्साइड है, जलवाष्प हैं। ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसेस जितनी मैंने बताई ये तापमान वृद्धि की जो है कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आयात निर्यात बैंक स्थापित हुआ था। आपको बताना है इसमें से आयात निर्यात बैंक कब स्थापित किया गया था? इसको इंग्लिश में जो है एग्जिम बैंक भी कहते हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहा जाता है। चलिए बताइए दोस्तों, भारत में जो है इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को जो है प्रोत्साहन देने के लिए जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1981 लाया गया था, और 1982 में जो है एग्जिम बैंक की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी। नाबार्ड का जो हिंदी में अर्थ होता है वह होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। तो इसकी स्थापना जो है 1982 में इसकी भी स्थापना हुई थी। 1981 का 61वां संविधान संशोधन जो कि 12 जुलाई 1982 में आया था, उस समय इंदिरा गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थी। उन्होंने 5 नवंबर 1982 को जो है इस बैंक को भारत के लिए समर्पित किया था। तो प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन डी सही होगा, 1982 में नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय, कहीं कहीं आपको जो है ऑप्शंस में देखने को मिलेगा नाभिकीय अनियंत्रित संलयन क्रिया या नाभिकीय अनियंत्रित संलयन विधि, तो आप जो है वहाँ पर भी वो भी जो है सही होगा। यहाँ जो है ऑप्शन में नाभिकीय संलयन है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपको बताना है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों। तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है।
सिट्रिक अम्ल आपका जो है नींबू संतरा वगैरह में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल आपका इमली में पाया जाता है। और जो है ऑक्जेलिक अम्ल जो है आपका ये टमाटर में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ और अम्ल हैं, जैसे लैक्टिक अम्ल है वो दही में पाया जाता है, खट्टे दूध में पाया जाता है। मैथेनोइक अम्ल हो के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, एग्जाम्स में आ सकता है, जो कि चींटी के डंक और बिच्छू के डंक में होता है। दुर्गंध युक्त मक्खन में जो है ब्यूटायरिक अम्ल होता है। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन ए सही होगा, एसिटिक अम्ल। एक बार मैं ऑप्शंस के बारे में बता देता हूँ। एसिटिक अम्ल आपका पाया जाता है सिरका में। सिट्रिक अम्ल आपका नींबू और संतरे में पाया जाएगा। टार्टरिक अम्ल इमली और अंगूर में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल आपका टमाटर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन क्या महत्व है। आपको बताना है कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन का क्या मतलब है। तो दोस्तों ऑप्शन इसमें ए सही होगा। भगवान बुद्ध के जो प्रथम उपदेश है सारनाथ में, जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश दिया था तो वह धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया था। गृह त्याग को उनके जो है उसके लिए ऐतिहासिक ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महाभिनिष्क्रमण भगवान बुद्ध की गृह त्याग को कहते हैं। और भगवान बुद्ध के देह त्याग को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। उसके लिए महापरिनिर्वाण शब्दावली प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग महाजनपद की राजधानी है। आपको बताना है अंग महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हुआ करती थी। ऑप्शन ए सही होगा, चंपा। गिरिब्रज राजधानी जो है, गिरिब्रज या राजगृह, यह मगध की राजधानी थी, मगध महाजनपद की। वैशाली कहीं कहीं जो है विदेह या मिथिला लिख कर आएगा, तो यह वज्र महाजनपद की राजधानी हुआ करती। श्रावस्ती कौशल की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के वैक्सीन की खोज किसने की थी। तो चेचक की वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 38वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को अलग करती है। 38वीं जो समानांतर रेखा यह उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करती है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। जर्मनी और फ्रांस के मध्य जो है मैग्नीट रेखा है, जो इन दोनों देशों को जो है अलग करती है। इसके अतिरिक्त 49वीं समानांतर रेखा जो यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित है। तो इस तरह से जो है दोस्तों आपका जो है प्रश्न 25 पूरा हो गया है। आप लोग जो है इसको फिर से देख लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आपके लिए जो है हेल्पफुल वीडियो साबित होगी। और मेरे यदि चैनल पर नए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह की वीडियो मैं लेकर के आता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।